Maths by MK, represented by MK Srivastav. Maths by MK, represented by MK Srivastav. Hello and welcome dear students to Maths by MK channel. You are watching a part of Basic to Higher Mathematics, जिसमें आपको प्रायिकता के बारे में पढ़ाया जाएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, यानी कि यादृच्छात्मक प्रयोग और निश्चयात्मक प्रयोग क्या होते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रतिफल क्या होता है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आता है या तो टेल आता है, सिर्फ यही दो परिणाम आ सकते हैं, तो इन्हीं को हम आउटकम्स कहते हैं, यानी कि उस प्रयोग का प्रतिफल कहते हैं। कल हमने लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो उसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसी को प्रयोग कहते हैं। तो जब हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें जो रिजल्ट मिल सकते हैं वो हेड या टेल मिल सकते हैं। तो इसी हेड और टेल को ही हम प्रतिफल कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। या अगर हम कहें एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, एक डाइस को अगर हम रोल करके फेंक देते हैं, रोल करते हैं, तो हमें क्या क्या मिल सकता है। पासे का मतलब होता है जो लूडो का पासा होता है, उसको अगर हम फेंकते हैं तो हमारा या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है। ये 6 रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। तो इन 6 रिजल्ट्स को ही हम आउटकम्स कहते हैं, यानी कि प्रतिफल कहते हैं। या अगर आप ये सोचिए कि एक कंकड़ को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो एक प्रयोग है, तो कंकड़ या तो पानी में डूबेगा या तो नहीं डूबेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कंकड़ को पानी में डूबना ही है, तो वह प्रयोग डिटरमिनिस्टिक नहीं होगा, यादृच्छात्मक प्रयोग नहीं होगा, वो डिटरमिनिस्टिक होगा, यादृच्छात्मक प्रयोग नहीं होगा। जबकि ये जो आउटकम्स होते हैं ये यादृच्छात्मक प्रयोग के लिए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी यादृच्छात्मक प्रयोग को करते हैं तब उससे जो संभव परिणाम हमको मिलते हैं उसी को हम आउटकम्स या प्रतिफल कहते हैं। तो इस टाइप से प्रतिफल की परिभाषा बन जाती है कि यादृच्छात्मक प्रयोग के सभी संभव परिणामों को हम प्रतिफल या आउटकम्स कहते हैं। अगर हमारा प्रयोग यादृच्छात्मक प्रयोग होगा तब तो उससे जो संभव रिजल्ट हमको मिलेंगे उसको हम प्रतिफल कहेंगे, नहीं तो जो हमें मिलेगा उसको हम प्रतिफल नहीं कहेंगे, वो आउटकम्स नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिफल के बारे में देखा। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस करने पर हमें हेड मिलता है या टेल मिलता है, जिसको हमने अभी आपको बताया कि इस हेड और टेल इन दोनों को हम प्रतिफल कहते हैं। लेकिन अगर इसी प्रतिफल को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दें, मछले कोष्ठक में अगर हम इसको बंद कर दें, तो अब इसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। या अगर हम किसी पासे को फेंकते हैं, पासे को फेंकने पर हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6। पासे को फेंकने पर हमें इसमें से कोई भी एक मिल सकता है, यानी कि पासे को फेंकने के जो सभी संभव परिणाम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 में से कोई होता है। सभी संभव परिणाम ये होते हैं, इसी को हम प्रतिफल कहते हैं। लेकिन अगर इसी को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो इसी को हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। और इस प्रतिदर्श समष्टि के अवयव को, इसका अवयव 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इस समुच्चय के अवयव हैं। तो इन अवयवों को हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। तो इस तरीके से प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा बन जाती है कि यादृच्छात्मक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को
प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं और इसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को S से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे सामने है कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि दर्शाइए। एक पासे को हम फेंकते हैं तो उससे प्रतिदर्श समष्टि हमको दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लिखेंगे कि S इज इक्वल टू, इसी को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इसी को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यानी कि हमने जब एक पासे को फेंका तो हमें कितने संभव परिणाम मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसी को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो उसी को हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि दिखाइए। एक सिक्के को केवल एक बार उछाला जाता है तो उससे जो आउटकम्स होंगे उनके समुच्चय को हम प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। यानी कि हम लिखेंगे S इज इक्वल टू, हम जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा। तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यही संभव परिणाम होते हैं। और इन्हीं को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो ये हमें प्रतिदर्श समष्टि मिल जाता है। अगर हम इसी को एक और कर दें कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर, अगर हम सिक्के को दो बार उछालते हैं तब प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा उसे हम कैसे करते हैं। तो सोचिए कि अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे एक बार तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन जब पहले सिक्के पर, जैसे मान लीजिए पहले सिक्के को हमने उछाला और हेड आ गया, उसके बाद फिर हमने फिर उसी सिक्के को फिर एक बार उछाला तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कि पहले सिक्के पर जब हेड आएगा तो दूसरे सिक्के पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और जब पहले सिक्के पर टेल आएगा तो दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है या दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। आप खुद एक बार इस बात को, सिक्के को दो बार उछाल के देखिए। जैसे आपने पहले सिक्के को एक बार उछाला और हेड आ गया तो आपने लिख लिया हेड, फिर उसी सिक्के को फिर उछालिए तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो हमें चार आउटकम्स मिल सकते हैं। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, और पहले पर टेल और दूसरे पर टेल। तो इस तरीके से मिलेगा। और हम क्या करेंगे कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। कर्ली ब्रैकेट में लिख देने पर हमें यही क्या मिल जाता है, उसका प्रतिदर्श समष्टि मिल जाता है कि जब एक सिक्के को हम दो बार उछालते हैं तो हमें ये उसका प्रतिदर्श समष्टि मिल जाता है। एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन प्रतिदर्श समष्टि के लिए है कि इसमें लिखा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर तथा एक पासे को फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि दिखाइए। यानी कि हम एक सिक्के को उछालेंगे और एक पासे को फेंक देंगे तो उससे जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो हमें दिखाना है। आप सोचिए जरा सा कि अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा। अगर मान लीजिए हेड आता है, अगर सिक्के पर हेड आ गया
और हमने पासे को फेंका तो पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी आ सकता है। यानी अगर सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 1 आ सकता है, अगर सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 2 भी आ सकता था, सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 3 भी आ सकता था, सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 4 भी आ सकता था, सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 5 भी आ सकता था, और सिक्के पर जब हेड आएगा तो पासे पर 6 भी आ सकता था। अब सिक्के पर हेड के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी पासे पर आ सकता था, और जब सिक्के पर टेल आएगा तो पासे पर 1 आ सकता है। इसी तरीके से टेल के साथ 2 भी आ सकता है, जब सिक्के पर टेल आएगा तो पासे पर 3 भी आ सकता है, और जब सिक्के पर टेल आएगा तो पासे पर 4 आ सकता है, टेल के साथ में 5 आ सकता है, और टेल के साथ में 6 भी आ सकता है। हम क्या करेंगे कि इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड कर देंगे, यानी समुच्चय के रूप में शो कर देंगे, तो वही हमारा प्रत्यक्ष समष्टि बन जाएगा, यानी कि S बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक सिक्के को और एक पासे को एक साथ फेंक देने पर कितने टाइप के प्रत्यक्ष समष्टि बन सकते हैं। तो ये रहा उसका प्रत्यक्ष समष्टि। दो एग्जाम्पल हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक अगला पॉइंट है प्रतिदर्श बिंदु। तो हमने आपको बताया कि सैंपल स्पेस के अवयवों को हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। जो प्रतिदर्श समष्टि होता है, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु को हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक अवयव को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। और इसे हम प्रतिदर्श बिंदु जितने होते हैं, प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या को हम NS से प्रदर्शित करते हैं। NS का मतलब होता है, N का मतलब है प्रतिवर्ती संख्या, NS को हम कहते हैं, NS को कहते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि की प्रतिवर्ती संख्या। प्रतिदर्श समष्टि की प्रतिवर्ती संख्या को NS कहते हैं। NS को हम प्रतिदर्श समष्टि की प्रतिवर्ती संख्या कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं कि प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बताइए। सीधी सी बात है, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, दो रिजल्ट हो सकते हैं। तो प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या जिसको कि हम NS से प्रदर्शित करते हैं, NS का मान 2 हो जाएगा। ये हो गया। एक और लेते हैं, सिक्के को 2 बार उछालते हैं। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे, पहली बार उछालने पर 2 प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे और दूसरी बार उछालने पर 2 प्रतिदर्श बिंदु मिलेंगे, तो NS का जो मान होगा वो 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं, अगर 3 बार हो जाएगा, तब उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा कि NS इज इक्वल टू, पहली बार सिक्के को उछालेंगे तो 2 मिलेंगे, दूसरी बार उछालेंगे 2 मिलेंगे, तीसरी बार उछालेंगे 2 मिलेंगे, तो NS इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरीके से हम प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या निकालते हैं। अगर एक पासे को और एक सिक्के को उछालेंगे तो पासे को उछालने पर 6 रिजल्ट मिलेंगे और सिक्के को उछालने पर 2 रिजल्ट मिलेंगे, तो कुल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 6 गुणे 2 यानी कि 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रायिकता के बारे में कुछ और सीखा।
आप लोग वीडियो को बहुत इत्मीनान से देखिए, उसको ध्यान से समझिए और सारे डेफिनेशन को बहुत कायदे से पढ़िए, तभी प्रायिकता पूरी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगी और हमारा सहयोग पूरी तरह से आपके साथ रहेगा। बस हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है कि आप कितनी ध्यान से बात को सुनते हैं और समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।